अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वीक नंबर 3 में आईओ स्ट्रीम्स का टॉपिक है, ठीक है। और इन सीक्वेंस हमारा आज लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम लोग आईओ स्ट्रीम्स यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के हवाले से बात करेंगे। अब आईओ स्ट्रीम्स अगर देखें तो बहुत ज्यादा टाइप की आपको C++ प्रोवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ पे खास तौर से जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासेस हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे। स्ट्रीम, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिफाइन किया था कि स्ट्रीम आपके पास क्या है, ये आपके पास कलेक्शन ऑफ बाइट्स है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रीम्स, जो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये आपके पास बाइट्स का सीक्वेंस है या बिट्स का सीक्वेंस है, जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फ्लो करते हैं, या दूसरे लफ्जों में ये डेटा के फ्लो को बिटवीन द डिवाइसेस रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्ट्रीम जो है आपका, वो असल में डेटा की ट्रांसमिशन को शो करता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि आपके पास मेमोरी से कंप्यूटर स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन है, उसकी तरफ डेटा फ्लो कर रहा है, या कीबोर्ड से जो डेटा है वो आपका मेमोरी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये आपके बिटवीन द डिवाइसेस डेटा की ट्रांसमिशन है या फ्लो है। इसके अलावा आपके पास ये स्टैंडर्ड जो हमारे इनपुट और आउटपुट होते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, जैसे नेटवर्क की स्ट्रीम्स हो गई, जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा है वो फ्लो करता है। इस तरीके से ये कीबोर्ड वाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्क्रीन हम देख चुके हैं। फाइल भी आपके पास स्ट्रीम्स की शक्ल में आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें डेटा बिटवीन फाइल्स या फाइल टू मेमोरी या मेमोरी टू फाइल जो है वो फ्लो करती है। अब C++ के अंदर जो आपके पास स्ट्रीम है, उसको एक ऑब्जेक्ट के जरिए जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने Cin और Cout ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने यूज किए थे। तो ये बेसिकली Cin Cout हमारे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने Cin Cout को तफसील से डिस्कस किया था एज अ मैकेनिज्म ऑफ इनपुट इन C++, ठीक है। वहां हमने देखा था कि Cin आपके पास ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रीम टाइप क्लास का, दूसरा हमारे पास जो है Cout भी हमारा ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रीम टाइप क्लास का, ठीक है। अब जो मुख्तलिफ हमारी स्ट्रीम्स हैं वो आपके मुख्तलिफ किस्म के डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। मींस आपके पास ये जो नेटवर्क के लिए जो आपकी दरमियान जो डेटा की फ्लो होगी, इसकी अपने स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट्स होंगी। फाइल के दरमियान या फाइल टू मेमोरी, मेमोरी टू फाइल जो डेटा फ्लो करेगी, उसकी अपनी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स होंगी, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीम्स जो हैं आपकी मुख्तलिफ किस्म के डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक हो गया। अब जो आपके पास जो स्ट्रीम की क्लासेस हैं एक्चुअली, ठीक है, जैसे हम लोगों ने आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लासेस के हवाले से बात की थी कि आपके पास Cin आई स्ट्रीम STREAM आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम क्लास टाइप का जो है ऑब्जेक्ट है। Cout आउटपुट स्ट्रीम क्लास टाइप का जो है ऑब्जेक्ट है। अब ये जो आपकी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीम क्लासेस हैं, वो आपकी यूज होती हैं आपके आईओ स्ट्रीम्स या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्म करने के लिए। इन क्लासेस को एक हायरार्की में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास सबसे जो टॉप पर आपके पास क्लास है वो है iOS आपके पास बेस क्लास है, जो कि इस क्लास हायरार्की में सबसे टॉप के ऊपर है। यहाँ पे आपकी वो तमाम बेसिक फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके इनपुट और मुख्तलिफ किस्म की इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते हैं, कॉमन है। जो मुख्तलिफ किस्म की इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने में जो कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस हैं या फीचर्स हैं, वो आपकी iOS के अंदर डिफाइन किए गए, ठीक है। iOS आपके पास क्या है, क्लास है। ये जो हम रेक्टेंगल के अंदर लिख रहे हैं, ये असल में हमारी एक क्लास को या एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस की नहीं, हम क्लास की बात करें, ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से हम कुछ अपने ऊप के कॉन्सेप्ट जो हैं वो पिछली कुछ क्लासेस से बिल्ड करते आए हैं, लेते चले आए हैं। तो अब क्लास का वर्ड आपको क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट का वर्ड क्लियर होगा, ठीक है। अगरचे हम क्लास और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे यानी इंटरचेंजेबली हम यूज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास से हमारी मुराद है डेफिनेशन ऑफ
ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिसमें आप डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं, तो वो आपकी क्लास होती है। फिर जब क्लास को आप यूज करते हैं, क्लास की जब आप इंस्टेंसिएशन करते हैं, क्लास से जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो जो उसका वेरिएबल जो आपका बनता है, जो मेमोरी में जगह लेता है और आगे सारा उसमें डेटा स्टोर होता है और उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उस इंस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट और क्लास दो अलग अलग टर्म्स में यूज करूंगी। तो iOS मेरे पास जो है वो क्या है, क्लास है। आपकी इस क्लास की जो IOStream क्लास की जो हायरार्की है उसमें iOS सबसे टॉप पर है, यानी ये बेस क्लास कहलाती है, ठीक है, बेस क्लास ऑफ IOStream क्लासेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास IOStream की दो सब क्लासेस है, यानी IOStream से फिर दो क्लासेस डिफाइन की गई हैं। एक iStream क्लास है, ISTREM, ठीक है, आइसक्रीम नहीं समझना, iStream क्लास है। दूसरी आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि iStream क्लास जो है वो iOS से डिफाइन की गई है। इसी तरीके से OStream क्लास को iOS से डिराइव किया गया है। इसी तरीके से फिर ये जो iStream और OStream क्लासेस हैं, ये इनकी मदद से जो है आपकी एक नई क्लास बनाई है जिसको कहा जाता है IOStream, ठीक है। सो IOStream डिराइव की हुई है iStream क्लास से और OStream क्लास से भी डिराइव हुई है, ठीक है, यानी iStream और OStream इन दोनों क्लासेस को यूज किया गया है एक तीसरी नई क्लास लिखने के लिए जिसको हम कहते हैं IOStream, ठीक है। IOStream क्लास है, वो जो हम स्टार्ट में #include IOStream देते हैं ना, वो एक अलग चीज है, वो क्लास आपकी जो है अलग है, वो आपकी हेडर फाइल है। अच्छा, इसी तरीके से इस क्लास हायरार्की के अंदर आ जाए तो आपकी जो iStream है, iStream का मतलब है इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को iOS मुख्तसर करके लिखा गया यहाँ पे, जो बेस क्लास है। फिर यहां से जो इनपुट के लिए क्लास लिखी गई है वो है iStream क्लास, ठीक है। आउटपुट के लिए जो क्लास लिखी गई है वो है OStream क्लास। जहां पे हमें इन दोनों के कंबाइन यानी इनपुट और आउटपुट दोनों की जरूरत है, तो उसकी बेस पर फिर हमारे पास IOStream क्लास लिखी गई है, ठीक है, जो कि दोनों से डिराइव हो रही है। अब iStream क्लास से एक और क्लास डिफाइन की गई है जिसको कहा जाता है iStream with assign, ठीक है। तो ये iStream with assign जो है आपकी, ये डिराइव हुई है iStream यानी इनपुट स्ट्रीम क्लास से। यानी इसी तरीके से OStream क्लास से एक और नई क्लास निकाली गई है जिसको हम कहते हैं OStream with assign। अब OStream with assign is derived from OStream means output stream class। अच्छा, अब इसी तरीके से जो IOStream with assign है, ठीक है, साथ में ये अंडरस्कोर भी इसी में दिया हुआ है, ठीक है। सो OStream with assign अंडरस्कोर के साथ IOStream अंडरस्कोर with assign, तो ये जो क्लास है ये डिराइव की गई है IOStream क्लास से। सही हो गया। तो ये होगी हमारे पास क्लास हायरार्की के जो बेस क्लास है आपके पास, जो पेरेंट क्लास है सबसे जो टॉप पर हायरार्की में है वो है IOStream। इन तमाम क्लासेस को वो बेसिक जो फीचर्स हैं, फंक्शन है जो इनपुट और आउटपुट में कॉमन है, वो यहाँ IOStream में डिफाइन किए गए। IOStream से फिर दो नई क्लासेस डिफाइन की गई हैं, यहाँ से iStream और OStream। iStream में इनपुट से रिलेटेड फंक्शंस और फीचर्स डिफाइन किए हुए हैं और OStream के अंदर आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस और फीचर्स डिफाइन किए गए। फिर iStream और OStream दोनों क्लासेस की मदद से एक तीसरी क्लास डिफाइन की गई है जिसको IOStream क्लास कहा जाता है, ठीक है। अब IOStream में इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों कंबाइन हो गए। फिर इसी तरीके से iStream से एक नई क्लास निकाली गई है या डिफाइन की गई है इसकी मदद से iStream with assign, और IOStream से एक और दूसरी नई क्लास बनाई गई है IOStream with assign। OStream से एक और नई असाइन क्लास असाइन की गई है या डिफाइन की गई है OStream with assign। तो यहां से हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि iStream is derived from iStream class, iStream with assign, ठीक है। IOStream with assign is derived from IOStream class, OStream with assign is derived from OStream class। IOStream class is derived from two classes which are iStream class and OStream class।
Similarly, I stream class is derived from iOS and O stream class is derived from iOS. ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लास की हायरार्की कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी जो क्लासेस हैं आईओ स्ट्रीम की वो आपकी यहाँ पर यूज हो रही हैं. ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम क्लास की हायरार्की है. सो थोड़ा सा हम इनकी डिटेल में देखते हैं कि ये असल में क्या है, आईओ स्ट्रीम क्या कर रही है. तो जैसे कि हमने बात की कि आईओएस क्लास है आपके पास, ये बेस क्लास है इस हायरार्की में, ये पेरेंट क्लास है आपकी. जिस तरह से आप कह लें कि एक क्लासेस का जो आगाज हो रहा है आपकी क्लास की हायरार्की का, वो आईओएस क्लास की मदद से हो रहा है. आईओएस क्लास के अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं. ठीक है, ये वो कॉन्स्टेंट्स और वो मेंबर फंक्शंस हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की ऑपरेशंस के लिए जो है कॉमन है. ठीक है, आप जिस किस्म की भी जो ऑपरेशंस इनपुट या आउटपुट के हवाले से परफॉर्म करेंगे, उनमें जो कॉमन फंक्शंस हैं, जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, वो आपके आईओएस क्लास के अंदर डिफाइन किए गए. बजाय इसके कि वो फंक्शंस जो इनपुट और आउटपुट में कॉमन है वो आई स्ट्रीम में भी लिखे जाएं दोबारा से और ओ स्ट्रीम में भी लिखे जाएं, उनको हमने क्या किया कि हमने उन कॉमन फंक्शंस को आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से निकाला और उसको एक आईओ स्ट्रीम क्लास की यानी आईओएस क्लास के अंदर लिख दिया. वहां से वो आपके जो फंक्शंस हैं और कांस्टेंट्स हैं, जो डेटा है, वो आपका आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम को ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से आपके पास आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस, जैसे कि हमने कहा कि ये आपकी डिराइव हुई है किससे, आईओएस क्लास से. ठीक है, सो आई स्ट्रीम क्लास एंड ओ स्ट्रीम क्लासेस आर डिराइव फ्रॉम आईओएस क्लास. आई स्ट्रीम जो है बेसिकली आपके पास इनपुट स्ट्रीम. ठीक है, आई स्ट्रीम असल में हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम क्लास को. सो इनपुट स्ट्रीम क्लास यानी आई स्ट्रीम डेडिकेटेड है, ये खास तौर से लिखी गई है इनपुट से रिलेटेड फंक्शंस को हैंडल करने के लिए. ठीक है, और जो ओ स्ट्रीम यानी जिसको हम आउटपुट स्ट्रीम क्लास कहते हैं, ये खास तौर से लिखी गई है आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, सो आई स्ट्रीम क्लास इज डेडिकेटेड टू इनपुट एंड ओ स्ट्रीम क्लास इज डेडिकेटेड टू आउटपुट. अब आई स्ट्रीम क्लास के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं. आई स्ट्रीम क्लास में आपके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि आपके पास है गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन. ठीक है, और रीड फंक्शन. इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस हैं. ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सी इन ऑब्जेक्ट के साथ जब हम स्ट्रिंग इनपुट कर रहे थे तो वहां पर हमने सी इन ऑब्जेक्ट के साथ एक गेट लाइन फंक्शन भी यूज किया था. ठीक है, तो वो फंक्शन आपका इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है. अच्छा, इन फंक्शंस गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन और रीड फंक्शन के साथ साथ ये जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये भी ओवरलोडेड जो है वो आपका आई स्ट्रीम क्लास में डिफाइन है. तो ओवरलोडेड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, गेट लाइन और रीड फंक्शन, ये सारे आपके इनपुट स्ट्रीम क्लास में डिफाइन हुए हैं. इसी तरीके से जो आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो है आपके पास, वो बेसिकली इसमें जो फंक्शन डिफाइन है वो है पुट फंक्शन, राइट फंक्शन और ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर. ठीक है, ये जो आपका स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है वो आपका कहां पे ओवरलोड किया गया है, कहां पे डिफाइन किया गया है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर. ठीक है, ये ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं या ओवरलोडेड फंक्शंस क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. ठीक है, आप बस सिर्फ इतना समझ लें कि आपके ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और इंसर्शन ऑपरेटर है, ये मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज के साथ इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं. मसलन आप इंटीजर के साथ भी यही एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. आप जो रियल नंबर्स है जैसे फ्लोट, डबल वगैरह, ठीक है, उनके साथ भी आप इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे थे. इसी तरीके से आप जो है जो आपके कैरेक्टर है या जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको साथ भी आप यही स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे थे. तो ये असल में आपकी इसी वजह से मल्टीपल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज को लेने या उनको प्रोसेस करने के लिए रीडिफाइन की गई या ओवरलोड की गई हैं, इसको हम ये कहते हैं. ठीक है, बाकी ओवरलोडिंग क्या होती है वो इंशाल्लाह फिर हम आगे की क्लासेस में डिटेल के साथ देखेंगे. ठीक है,
सो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस आपकी दो अहम क्लासेस हैं जो कि आपकी iOS से डिराइव की गई हैं। अब iOS जो स्ट्रीम है, iOS से आपके पास आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लास आ गई। फिर आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम इन दोनों को यूज किया गया है एक तीसरी क्लास डिफाइन करने के लिए, एक नई क्लास बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं IO स्ट्रीम क्लास। सो IO स्ट्रीम क्लास इज डिराइव फ्रॉम बोथ आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम यानी ओ स्ट्रीम क्लास, ठीक है। और दिस इज डन बाय परफॉर्मिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। शॉर्टली इंशाल्लाह हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जरा तफसील से देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। अब जो क्लासेस आपकी IO स्ट्रीम से डिराइव होती हैं या जो आप ऑब्जेक्ट IO स्ट्रीम टाइप के यूज करेंगे, ये आपके उमूमन उन डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल होते हैं जहां पे जिन डिवाइसेस को आप इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई चीज समझ में आ रही है आपके जहन में? जैसे आप लोग मोबाइल फोन्स के स्क्रीन टच स्क्रीन यूज करते हैं तो वहां पे आपके इनपुट भी उसी टच स्क्रीन के ऊपर जरिए से हो रहा है और आउटपुट भी आपकी उसी टच स्क्रीन के जरिए से हो रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो डिस्क के अंदर जो आप फाइल्स स्टोर करते हैं, तो डिस्क फाइल्स जो है आपकी इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी डिस्क की फाइल के अंदर जब आप राइट करते हैं यानी इनपुट करते हैं, या आप डिस्क फाइल से रीड करके मेमोरी में लेकर आते हैं यानी आप डिस्क फाइल से आउटपुट करते हैं, तो ये दोनों ऑपरेशन आपके यहाँ पे इन डिवाइसेस पे या इन फाइल्स के ऊपर परफॉर्म होती हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हम जो IO स्ट्रीम क्लास है वो यूज करते हैं, या तो हम इसकी से नई क्लासेस डिराइव करते हैं या इनके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं IO स्ट्रीम टाइप के, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपके पास जो हायरार्की में आगे तीन क्लासेस हमने देखी थी, जैसे आई स्ट्रीम विद असाइन, ओ स्ट्रीम विद असाइन, IO स्ट्रीम विद असाइन। अब ये तीन नई क्लासेस डिफाइन की गई हैं जिसमें आई स्ट्रीम विद असाइन आई स्ट्रीम के से डिराइव की गई है, ओ स्ट्रीम विद असाइन ओ स्ट्रीम से की मदद से जो है डिफाइन की गई है यानी इससे इनहेरिट की गई है, और IO स्ट्रीम को इनहेरिट कर रहा है IO स्ट्रीम विद असाइन। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो क्लासेस हैं ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इन क्लासेस में जो है डिफाइन करा है कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर को इन IO स्ट्रीम, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस के अंदर ऐड करा है। पहले आपके पास ये ऑपरेटर नहीं होता था, ये रिलेटिवली जो है बाद में इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। सो आई स्ट्रीम विद असाइन, ओ स्ट्रीम विद असाइन, IO स्ट्रीम विद असाइन क्या कर रहा है कि ये जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो आपकी आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम और IO स्ट्रीम क्लासेस में ऐड कर रहा है। अब जो आप यहाँ पर इनपुट आउटपुट कर रहे होते हैं, सी इन सी आउट वगैरह, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जो डिफाइन हुई है यानी आपके जो इनपुट आउटपुट और आप करते हैं, चाहे वो आप वीडियो डिस्प्ले के ऊपर करते हैं, स्क्रीन के ऊपर करते हैं, ठीक है, या आप कीबोर्ड के जरिए आप इनपुट करते हैं, तो ये आपकी जो क्लासेस हैं ये IO स्ट्रीम के नाम से एक हेडर फाइल है उसमें डिफाइन की गई है, ठीक है, आपकी डिक्लेयर की गई है, नॉट डिफाइन, डिक्लेयर की गई है। आपकी जो क्लासेस हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ये जो भी आप क्लासेस यूज करते हैं ये आपकी जो हेडर फाइल है IO स्ट्रीम, ठीक है, उसमें डिफाइन की गई है। अब ये जो हेडर फाइल है आप क्या करते हैं, हैश इंक्लूड के जरिए आप एंटर करते हैं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। ये जो हम ऐड करते हैं ना हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, तो ये आपकी ये हेडर फाइल्स जो हैं ये आप ऐड करते हैं ताकि आपकी इस फाइल के अंदर क्या आ जाए, आपकी फाइल में आपकी जो क्लासेस हैं जिनको आप यूज करेंगे, जिनके ऑब्जेक्ट्स आप यूज करेंगे, वो आपकी फाइल में डिक्लेयर हो जाएं, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है आपके पास। जैसे आप फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया था, हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं ना, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, इसी तरीके से हमारी ये जो क्लासेस हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको जो है डिक्लेयर किया जाता है IO स्ट्रीम के नाम से एक हेडर फाइल में। हेडर फाइल इसलिए यूज की कि ताकि आपको अपने प्रोग्राम में बार बार ये क्लासेस और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिक्लेयर ना करने पड़े। तो ये डिक्लेरेशन जो है एक ही दफा में लिख ली गई है एक हेडर फाइल IO स्ट्रीम के अंदर। आप सिंपल क्या करते हैं, ये जो IO स्ट्रीम की जो हेडर फाइल है वो आप अपनी फाइल के अंदर
ऐड कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं। तो आपके पास उन क्लासेस की डिक्लेरेशन, उन ऑब्जेक्ट्स की डिक्लेरेशन जो आप आगे अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, वो आपकी इस हेडर फाइल से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम पर जो प्री प्रोसेसर आपके जो डायरेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, आईओ जहां पे आपने हैश इंक्लूड लिखा है वहां पर आपकी उस आईओ स्ट्रीम फाइल में से जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं वो आपकी इस फाइल का पार्ट बना देता है। ठीक हो गया। अब इसमें जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि सी आउट और सी इन हम यूज करते हैं, ये आपके प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि आपके ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके लिए आपके कंपाइलर ने, आपके लैंग्वेज ने आपके लिए पहले से डिफाइन कर दी है। मैं ठीक है, आपको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप डिफाइन कर भी सकते हो। आप ओ स्ट्रीम क्लास लें और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में आप उस नए ऑब्जेक्ट के जरिए भी यूज कर सकते हो। अब जो आपके पास सी आउट ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो आपका ओ स्ट्रीम विद असाइन है। ठीक है, अब ओ स्ट्रीम किस टाइप का है, ओ स्ट्रीम असल में आपके पास है ओ स्ट्रीम टाइप क्लास का, यानी ओ स्ट्रीम विद असाइन डिराइव हुआ है ओ स्ट्रीम क्लास से। तो हम यहाँ पे बाज जगहों पे, बाज बुक्स में इस तरह भी कहा जाता है कि सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट है या ओ स्ट्रीम इंस्टेंस है। तो वो असल में अब आजकल अब जो हमारे पास नई हिरार्की है उसमें ये ओ स्ट्रीम विद असाइन, यानी सी आउट के अंदर आपके पास असाइनमेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी ये उनको भी हैंडल कर सकता है, उनको भी यूज कर सकता है। ठीक हो गया। अब सी आउट क्लास जो है आपके पास, ये सी आउट जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली आपकी जो आम स्क्रीन्स होती हैं उसके ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी सी आउट असल में टाई होता है आपकी जो भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उसके साथ। ठीक है, सो जो भी आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होगी उसके ऊपर आउटपुट के लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसी तरीके से आपके पास सी इन जो ऑब्जेक्ट है ये भी प्री डिफाइन है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आई स्ट्रीम विद असाइन क्लास टाइप का है। ठीक है, यानी आई स्ट्रीम विद असाइन क्लास का जो इंस्टेंशिएट किया गया है, इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है वो हम सी इन की शक्ल में यूज करते हैं। और आई स्ट्रीम क्लास आपकी आई स्ट्रीम क्लास से डिराइव की गई है। आई स्ट्रीम विद असाइन क्लास आई स्ट्रीम क्लास से डिराइव की गई है। ठीक है, सो सी इन ऑब्जेक्ट जो है वो उमूमन आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, जो कि यूजुअली कीबोर्ड ही होता है, उसके साथ टाई किया जाता है। यानी जब भी हमें इनपुट आउटपुट करनी हो, इनपुट करनी हो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को यूज करते हुए यानी कीबोर्ड के साथ, तो हम सी इन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सी इन के जरिए इनपुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू लेगा वो आपकी कीबोर्ड से वैल्यू लेगा। ठीक है, इसके अलावा दो और ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, सी एरर को शो करता है और सी लॉग ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो सी एर या CERR ये आपका ओ स्ट्रीम विद असाइन टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये भी आपका आउटपुट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये जब भी आपके प्रोग्राम में एरर मैसेजेस आते हैं तो उन एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप कोड करते हैं कि कहां पे अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए अगर एरर आ गया तो वो एरर क्या है, वो आप CER ऑब्जेक्ट के जरिए मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। अब जैसे ही जहां पे आपका CER कमांड यूज होती है या ये जो ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं बतौर इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट, तो यहां से आउटपुट डायरेक्टली जो है आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, CER का जो आउटपुट है वो भी आपका बफर नहीं होता। जब आप सी आउट यूज करते हैं तो सी आउट डायरेक्टली स्क्रीन पर आउटपुट नहीं करता, बल्कि सी आउट जब जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बफर करता है, यानी टेम्परेरी लोकेशन पर जो मैसेज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको स्टोर करता है और वहां से उस बफर से जो है फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। लेकिन CER को जैसे ही कोई मैसेज मिलता है वो स्क्रीन के ऊपर फौरी तौर पे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, बफर नहीं करता। इसी तरीके से सी लॉग है। लॉग असल में एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कुछ रिकॉर्ड्स होती हैं, कुछ ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम एक जो टेम्पररी एक फाइल होती है, कुछ टेक्स्ट टाइप की फाइल होती है, उसमें हम स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको हम लॉग फाइल कहते हैं। तो सी लॉग ऑब्जेक्ट जो है ये भी आपका ओ स्ट्रीम विद असाइन टाइप का ऑब्जेक्ट है।
सी लॉग ऑब्जेक्ट आपका मैसेजेस को लॉग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप जो मैसेजेस हैं उसको आप ना सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं बल्कि आप चाहते हैं कि वो मैसेजेस आपके एक लॉग फाइल के अंदर भी स्टोर हो जाएं, तो फिर वहां पर हम सी लॉग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो उमूमन जो आपके सी लॉग ऑब्जेक्ट की तरफ जो आउटपुट भेजे जाते हैं वो बफर होते हैं। जैसे आपका सी आउट ऑब्जेक्ट जो है उसके तरफ जो आउटपुट भेजे जाता है, जो मैसेज आप भेजते हैं, जो वैल्यूज भेजते हैं, वो सबसे पहले बफर होता है, मेमोरी में एक टेम्पररी लोकेशन पे स्टोर होता है, उसके बाद फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। इसी तरह सी लॉग से जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट भेजी जाती है सी लॉग ऑब्जेक्ट की तरफ, वो सबसे पहले बफर होती है और उसके बाद फिर लॉग होती है लॉग फाइल की शक्ल में। ठीक है, लॉग फाइल आपके पास क्या है, ये आपकी एक फाइल्स होती है मेमोरी के अंदर और आपकी परमानेंट डिस्क के अंदर भी स्टोर की जाती है, जहां पे आपके मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन, जो डिफरेंट टास्क, जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अक्सर और बेशतर यूज होते हैं जो आपकी प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, एक हमारे पास है सी आउट ऑब्जेक्ट, सी इन ऑब्जेक्ट, इसी तरह हमारा सी अर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सी लॉग ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो सी आउट, सी अर और जो आपके पास सी लॉग है, ये तीनों जो है हमारे ये बेसिकली आपके आउटपुट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो सी इन है ये आपकी इनपुट टाइप का ऑब्जेक्ट, यानी आई स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट है, या आई स्ट्रीम विद असाइन क्लास का इंस्टेंस है। सी आउट, सी अर और सी लॉग ये ओ स्ट्रीम विद असाइन जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट हैं, उसके इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ही आईओ स्ट्रीम के हवाले से कुछ डिस्कशन, या कुछ अहम चीजें। उम्मीद है अब आप लोगों को ग्रेजुअली आपकी जो लैंग्वेज है उसकी समझ आनी शुरू हो गई है कि जो सी आउट, सी इन हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं या उसके पीछे उसका क्या मतलब है। ठीक है, सो क्वेश्चंस आप अपने डिस्कशन बोर्ड पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से वो अवेलेबल ना हो तो जो गूगल क्लासरूम है वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए डिस्कशन बोर्ड के ऊपर ही शुरू में जो कुछ कमेंट्स हैं वहां पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने वहां पे कैसे ज्वाइन करना है, क्लास कोड क्या है हमारा गूगल क्लासरूम के अंदर, तो आप गूगल क्लासरूम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एज अ सपोर्टिंग सेकेंडरी मैकेनिज्म है। फर्स्ट आपके पास ये आपके पोर्टल है, इसको आपने एक्सेस करना है, जो डिस्कशन बोर्ड है उसको आप मोस्टली यूज करें। इन केस कि अगर अवेलेबल ना हो किसी वजह से तो आप फिर गूगल क्लासरूम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।